सभी का स्वागत है टू वाइस में। हम हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री में मैंने इससे पहले जो आपको वीडियो भेजा था वह था चालुक वंश से संबंधित बदापी के चालुक। और आज बात करेंगे कांची के पल्लव। तो पल्लव और चालुक एक दूसरे के समकक्ष हैं, समानांतर है, एक दूसरे में संघर्ष भी कर रहे हैं। तो बात करते हैं हम पल्लव डायनेस्टी की, पल्लव राजवंश। देखिए पल्लव वंश, इसकी राजधानी क्या है? सबसे पहले राजधानी से दिमाग में आपको बैठाना है कि राजधानी क्या है। दक्षिण भारत के राजवंश है। यहाँ पे है काची, कांचीपुरम, शॉर्टकट में काची, काची के पल्लव। शासन कहाँ पे है? इनका शासन व्यवस्था है दक्षिण आंध्र प्रदेश प्लस उत्तरी तमिलनाडु। यहाँ पे ये शासन कर रहे हैं। आपको स्पष्ट आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि दक्षिण आंध्र प्रदेश पे भी इनका शासन है, साथ साथ में उत्तरी तमिलनाडु पे भी शासन है। जो पल्लव है इसके नीचे दिख रहा है आपको ये पूरा, फिर दो अर्थात तीन चेंबर बनेंगे इसमें। एक साइड है, इसके जस्ट नीचे चोल, इसके जस्ट नीचे पांडे, और केरल में है इस साइड में, जो केरल है ऐसे करके, तो यहाँ पे मिलेंगे चेर। ये तो प्राचीन काल से ही चल रहे हैं। चोल पांडे चेर के उत्तर में बोलेंगे आप कि कांचीपुरम है, राजधानी है पल्लव की। पल्लव डायनेस्टी शासन करते थे दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु में। इस वाले पोर्शन पे इनके समकक्ष में कौन था? आगे में ऐसे करके बोलते हैं चालुक्य। तो चालुक और आपके पल्लव एक दूसरे से समकक्ष है। शासनकाल 560 ईस्वी से स्टार्ट हो जाता है और बोलेंगे 10वीं शताब्दी तक चलता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि जो पल्लव थे, ऐसा नहीं था कि पल्लव पहले से नहीं थे, सीधा 6वीं शताब्दी में आए थे। पल्लव का शासन काल और स्थान स्तर पे जानकारी जो मिलती है कि पल्लव दूसरी शताब्दी से थे, दूसरी शताब्दी से ही मौजूद थे। बाद में जो इनका मेन साम्राज्य स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, 560 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 10वीं शताब्दी तक चलता है। पल्लव के बारे में जानकारी जो मिलता है अलग अलग स्रोतों से मिलता है, सोर्सेस मिलता है। एक समुद्रगुप्त है, जो गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। इसने जब दक्षिण का अभियान किया था, दक्षिण भारत पर अटैक किया था, तो दक्षिण भारत के आक्रमण के समय बोलेंगे पल्लव उपलब्ध थे, अर्थात वहां पल्लव वास करते थे। समुद्रगुप्त के समय ही पल्लव थे। पल्लव आए कैसे हैं? तो विदेशी इनका मूल वंश है या स्थान स्तर का मूल वंश है? तो विदेशी कम, स्थान स्तर पे ज्यादा दिखाई देता है। इसमें देखिए, इसको नोट करिएगा कि समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के आक्रमण के समय पल्लव निवास कर रहे थे, उस समय थे, दूसरी शताब्दी से ही मौजूद थे इतिहास में। 560 से मेन इनका जो राजवंश आया है वो मेन राजवंश है। तो कैसे आखिर दूसरी पहली शताब्दी से अवेलेबल है ये? सातवाहन हुआ करते थे दक्षिण भारत में। सातवाहन वंश, इनके विखंडन के बाद सातवाहन साम्राज्य कमजोर हुआ, टूट गया तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी में। तो इनका विखंडन हुआ, एक वंश उभरा, इक्ष्वाकु वंश। दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु, दो इक्ष्वाकु हैं, एक अयोध्या में भी इक्ष्वाकु थे, एक दक्षिण में भी इक्ष्वाकु वंश था। ये कैसे हुआ है? सातवाहनों के टूटने से आया था इक्ष्वाकु वन, पुनः इक्ष्वाकु वन के विखंडन से फिर से ये टूटी, और फिर क्या थे आपके पल्लव का जन्म हुआ। तो पल्लव वंश की ये उत्पत्ति है कि सातवाहन साम्राज्य था, सातवाहनों के टूटने से इक्ष्वाकु वंश का उदय हुआ। इक्ष्वाकु वंश भी समय के साथ कमजोर पड़ गए, और कमजोर पड़ने के बाद में फिर पल्लव स्थान रूप से उभरे, और बाद में इन्होंने 560 ईस्वी में एक साम्राज्य की स्थापना की। अब पल्लव वंश के महत्वपूर्ण शासक का पहले एक बार लिस्ट बना लेते हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट शासक है बस उसी के बारे में देखेंगे, फिर इनका योगदान देखेंगे।
सबसे पहले एक बार श्रृंखला बना लीजिए शासक का, कौन कौन से राजा है लाइन में से। कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछता है। सिम्हा विष्णु प्रथम नंबर पे, सिम्हा विष्णु फर्स्ट नंबर। इसका जस्ट उत्तराधिकारी है, बोलेंगे महेंद्र वर्मन। इसका उत्तराधिकारी है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन को नरसिम्हा भी बोला जाता है, नरसिम्हा प्रथम। इसके जस्ट नीचे आएंगे महेंद्र वर्मन दूत, महेंद्र वर्मन दूत ये प्रथम है, ये दूत है। इसके नीचे आएंगे परमेश्वर वर्मन। देखिए लास्ट में नाम में क्या जुड़ रहा है, बर्मन जुड़ रहा है, तो इसके बाद जस्ट आ जाएंगे नरसिंह वर्मन दूत, नरसिंह वर्मन दूत। इसके जस्ट आ जाएंगे नरसिंह वर्मन दूत के बाद, ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसके जस्ट बाद एरो का निशान देखिएगा तो आता है आपका परमेश्वर वर्मन दूत। इसके जस्ट नीचे नंदी वर्मन, और अंत में नंदी वर्मन के बाद सबसे लास्ट में जो अंतिम शासक है वह है अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन लिखेंगे, अंतिम शासक है। इस अपराजित वर्मन को किसने विस्थापित कर दिया, बोलेंगे चोलों ने विस्थापित कर दिया। जो मध्यकाल में चोल वंश है, तो विजय आले चोल महान शासक हुआ, इसने अपराजित वर्मन को हटा दिया सत्ता से, और जो पल्लव डायनेस्टी लगातार चल रहे थे वो समाप्त हो गई। उसके बाद चोल वंश आ गया, उनके पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिए। सिम्हा विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन दूत प्रथम, महेंद्र वर्मन दूत, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन सेकेंड, परमेश्वर वर्मन दूत, नंदी वर्मन, और अंतिम शासक है अपराजित वर्मन। अब जो पल्लव था, पल्लव का संघर्ष चलता था, किससे चल रहा था पल्लव का संघर्ष, इसके आसपास जो भी शासक थे चालुक्यों के साथ संघर्ष हुआ, इनका लगातार संघर्ष चला। चोल के साथ, फिर बोलेंगे पांडे के साथ, चेर के साथ, कदम शासक, कदम शासक, इनके साथ इनका लगातार संघर्ष चलते रहा। क्योंकि ये जिस इलाके में थे, जिस क्षेत्र में थे, इस क्षेत्र में तो उत्तर में भी राजवंश थे, दक्षिण में भी राजवंश थे, साथ साथ में इस क्षेत्र में भी राजवंश थे, कलिंग राजवंश था, तो वनवासी के कदम थे। रिजल्ट ये हुआ लगातार पल्लव पे चारों साइड से अटैक हो रहे थे, तो पल्लव वंश पे आक्रमण हो रहे थे। इस स्थिति में भी इन्होंने साम्राज्य बना के रखा। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शासक है नरसिंह वर्मन, सबसे महान शासक हुआ पल्लव डायनेस्टी में। तो इसी को थोड़ा सा देखते हैं, बाकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। ये सिम्हा विष्णु ने भले पल्लव वंश की स्थापना कर दी हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक है नरसिंह वर्मन है। देखिए नरसिंह वर्मन कौन था, तो नरसिंह वर्मन महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी था। महेंद्र वर्मन जो बुरी तरीके से पराजित हो गया था, इससे पराजित हुआ था पुलकेशिन दूत से, पुलकेशिन दूत, पुलकेशिन दूत का संघर्ष हुआ था महेंद्र वर्मन के साथ, तो महेंद्र वर्मन पराजित हुआ। और जो उत्तरी तमिलनाडु का क्षेत्र था, अर्थात एक बड़ा सा भूभाग जो पल्लव का था, वह किसके अधीन आ गया, चालुक्यों के अधीन आ गया। लेकिन जैसे ही महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन आया, तो नरसिंह वर्मन ने क्या किया, पुलकेशिन दूत को बुरी तरीके से हराया, और पुलकेशिन दूत अर्थात चालुक्यों की राजधानी जो बदापी थी, इस पे अधिकार भी कर लिया। और अधिकार करने के कारण नरसिंह वर्मन को बोला जाता है बदापी कोंडा, बदापी कोंडा। ऐसा नहीं था कि नरसिंह वर्मन जो था पुलकेशिन दूत को हरा पाता, लेकिन पुलकेशिन दूत भी संघर्ष से फंसा हुआ था हर्षवर्धन के साथ, तो इसका ज्यादा ध्यान जो था हर्षवर्धन की ओर था।
उत्तरी भारत की ओर अधिक था। रिजल्ट ये रहा कि पुलकेशिन एक महान कूटनीतिक के साथ साथ सैन्य दक्षता वाला व्यक्ति था, लेकिन नरसिंह वर्मन ने इस समय का इस्तेमाल करते हुए बुरी तरीके से हराया और बदापी को जीता। कोंडा का अर्थ होता है जीतने वाला, बदापी को जीतने वाला। नरसिंह वर्मन अपने कलाकृति मंदिरों के लिए जाना जाता है। संस्कृत का महान विद्वान भी था नरसिंह वर्मन। तो संस्कृत में भी ग्रंथ काफी लिखा है इन्होंने, इनका स्क्रिप्ट भी मिलता है। देखिए यहाँ मंदिर का मैं बाद में बात करूंगा। नरसिंह वर्मन का मुद्रा मिला है। ये मुद्रा कैसी मुद्रा है, तो इसमें चांद और सूर्य का नक्काशी मिलता है, अर्थात जो सूर्य है वह चंद्रमा वाला मुद्रा। ये मिलता है सूर्य और चंद्रमा वाला विशेष मुद्रा नरसिंह वर्मन के मिलते हैं। नरसिंह वर्मन का संस्कृत में क्या बोलेंगे कि संस्कृत में भी साहित्य मिलता है। ये है आपका अंतिम शासक कौन हुआ, तो अंतिम शासक अपराजित वर्मन हुआ, जिसको चोलों ने पराजित कर दिया और 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना किया था विजयालय ने। खैर उतना नहीं जाना है हमको, बस एक थोड़ा सा जानकारी चाहिए कि हाँ महेंद्र वर्मन भी था। यहाँ पे जो बात करेंगे हम इनका योगदान जो मूर्ति निर्माण में है और साथ साथ में मंदिर निर्माण में, इनका योगदान क्या है पल्लव का। मंदिर में 2 जगह मंदिर पल्लव का निर्माण हुआ है। पहले 2 सेंटर बना लीजिए। कहाँ कहाँ पे सेंटर है, एक है कांचीपुरम में, दूसरा सेंटर है कांचीपुरम के बाद इधर बोलेंगे महाबलीपुरम। महाबलीपुरम प्राचीन काल में इसे मामलापुरम बोला जाता था। अभी करंट में महाबलीपुरम मिलता है। ये मिलेगा आपको चेन्नई के पास ही, जो चेन्नई शहर है, सिटी है, राजधानी है तमिलनाडु की, उसी के पास क्षेत्र मिलता है महाबलीपुरम। तो मेट्रोपॉलिटन रीजन में है महाबलीपुरम। देखिए कांचीपुरम में कौन कौन से मंदिर हैं। जो कांचीपुरम में मंदिर है बैंकुट पेरुमल मंदिर, बैंकुट पेरुमल मंदिर, बैंकुट पेरुमल मंदिर इसे बनाया है नंदी बर्मन ने। और पता है आप, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बने हैं वह मंदिर निर्माण की कौन सी शैली है, ये मत भूलिएगा। लिखिएगा दक्षिण भारत में जो भी मंदिर निर्माण की शैली है तो वो है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, और इसकी विशेषता ही बता चुका हूँ, पहले वाला वीडियो देखिएगा कि द्रविड़ शैली नागर शैली की क्या विशेषता है। तो नंदी बर्मन ने बैंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था। फिर बोलेंगे कैलाश नाथ मंदिर है, कैलाश नाथ मंदिर ये भी मिलेगा आपको कांचीपुरम में। कांचीपुरम में 2 इंपॉर्टेंट मंदिर, एक है बैंकुट पेरुमल मंदिर, कैलाश नाथ मंदिर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अन्य मंदिर है, जैसे मुक्तेश्वर मंदिर, मंगलेश्वर है, मंगलेश्वर मंदिर। फिर है परशुराम मंदिर, रामेश्वर मंदिर, तो परशुरामेश्वर मंदिर, इसमें यही दोनों इंपॉर्टेंट है, बैंकुट पेरुमल मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर, ये जितने मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं ऑलमोस्ट पत्थरों को काट कर बनाए जाते थे। जो पल्लव वंश से पत्थरों को काट के मंदिर निर्माण में इनको महारत हासिल था, वो मैं अभी थोड़ा सा दिखाऊंगा इसको। फिलहाल अब ये समझिए कि महाबलीपुरम में कैसे मंदिर हुआ करते थे। कौन कौन से मंदिर है, रथ मंदिर है, रथ मंदिर को 7 पगोड़ा बोलते हैं। यह तट मंदिर, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। जो यूनाइटेड नेशन की एजुकेशन और साइंटिफिक कल्चर रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को,
यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है हर कंट्री में, जो भी प्राचीन स्मारक हो या मंदिर आर्किटेक्चर, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला जाता है, यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। इसमें रथ मंदिर को भी मान्यता प्राप्त है। 7 पगोड़ा, पगोड़ा क्या है, इसमें अलग अलग नक्काशी किया गया है। तो मंदिर दिखाता है एक्चुअली में कि घोड़े के द्वारा खींचा जा रहा है और भव्य मंदिर है। इसमें अगर कभी कभी नाम पूछता है तो वास्तविक में 7 पगोड़ा बोला जाता है, लेकिन ये है 8 है। इसमें नाम आता है जैसे गणेश का बलायन कुट्टी, बलायन कुट्टी। इसके बाद लिखेंगे आप कि धर्मराज। फिर इसमें लिखेंगे भीम, अर्जुन, सहदेव, द्रौपदी। गणेश, बलायन कुट्टी, धर्मराज, भीम, अर्जुन, सहदेव, द्रौपदी हैं। और एक और है, तो गणेश, बलायन कुट्टी, धर्मराज, भीम, अर्जुन, सहदेव, द्रौपदी। और एक है आपके जो नाम इसमें भूल जा रहा हूं मैं, पिदारी। तो ये सब 7 पैगोड़ा, ये सप्त पैगोड़ा, सप्त पैगोड़ा। तो ऐसे कभी कभी नाम दिखेगा, एक ही मंदिर है, पत्थरों को काट के बनाया गया है। रथ मंदिर अर्थात तट के पास है, इसीलिए बोला जाता है, एक सिंगल चट्टानों को काट के बना है। रथ मंदिर या तट मंदिर, 7 पगोड़ा या सप्त पगोड़ा, ये मंदिर है। इसमें अगर पूछता है कौन कौन से नक्काशी किए गए हैं मूर्तियों में, तो ये मूर्तियों में नक्काशी किए गए हैं गणेश, बलायन कुट्टी, धर्मराज, भीम, अर्जुन, सहदेव, द्रौपदी। ये तो महाभारत के पात्र हैं। बाकी जो है आपके अलग अलग संत और भगवान है ये। अब इसी में हम देखते हैं महाबलीपुरम में एक जो इम्पोर्टेंट और छूट रहा है, वह है गंगा का उतरना। इसी में जो सेकंड नंबर पे है, गंगा का उतरना, या अर्जुन की तपस्या। तो महाभारत का साफ साफ प्रभाव दिखाई देता है तमिल प्रदेश में, तमिल पृष्ठभूमि पे। गंगा का उतरना ये है क्या, मंदिर ही है। यह अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है महाबलीपुरम में। अब बात कर लेते हैं हम लोग, जो नरसिंह वर्मन है, ये रथ मंदिर का जन्मदाता है महाबलीपुरम में। तो वो रथ मंदिर को बनाया नरसिंह वर्मन ने। क्या बोलेंगे कि पत्थरों को काट कर बनाया जाता था। एकल पत्थर को काट कर बनाया जाता था, एकल अर्थात विकास। थर्ड नंबर पे बिना चूना के या बिना सीमेंट के पत्थरों को जोड़ने की कला जो थी इनके पास थी, अर्थात जैसे महारत था कि बिना सीमेंट के पत्थरों को जोड़ना। इसमें इनको महारत हासिल था, और सिर्फ पल्लव को ही महारत हासिल नहीं था कि बिना सीमेंट को जोड़ दिया जाए, चालुक्यों को भी इसमें महारत था। जैसे कैलाशनाथ मंदिर की हूबहू नकल करता है विरूपाक्ष मंदिर, क्योंकि कारीगर गए हुए थे कांची से। तो ये कुछ विशेषता है कि पत्थर को तो काट के बना रहे हैं, लेकिन एक सिंगल, एक लोनली अकेला सिंगल जो चट्टान है, पत्थरों को काट कर ही बनाया जा रहा है और बिना सीमेंट के ही पत्थरों को जोड़ा जा रहा है। साथ साथ में मूर्ति को भी बहुत ही सुंदर अलंकृत नक्काशी किया गया था। तो ये है आपका पल्लव से संबंधित कुछ फैक्ट। अब साहित्य देख लीजिए एक बार इनका। देखिए साहित्य में कौन कौन से साहित्य होते थे और भाषाएं चलती थी। कांचीपुरम संस्कृत का सेंटर था। कांचीपुरम संस्कृत अध्ययन का दक्षिण भारत में केंद्र है, आज भी है। तो ऐसा नहीं था कि संस्कृत दक्षिण भारत में नहीं चलते थे, उस समय भी चलते थे। कांचीपुरम
संस्कृत अध्ययन पठन पाठन के लिए विशेष रूप से फेमस है और आज भी फेमस है। फिर बोलना है आपको कि तमिल भाषा का विकास हुआ। प्राकृतिक भाषा तो चलती थी, साथ साथ में संस्कृत भी चलते थे। संस्कृत में दो महान विद्वान खुद हैं जिन्होंने साहित्य की रचना की है। एक सिम्हा विष्णु है, सिम्हा विष्णु, और दूसरा नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन। ये संस्कृत में लिखते थे। अब एक महान साहित्यकार हुए हैं भारती डांडिन। इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, दो किताब का नाम है किराती अर्जुनियम, किराती अर्जुनियम, अर्जुन के बारे में उल्लेख कर रहे हैं, किराती अर्जुनियम है, और दूसरा है 10 कुमार चरित्रम। ये दो मतलब हैं, एक ही भारतीय डांडिन राइटर हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, पल्लव दरबार में रहते थे। इनकी किताब का नाम है किराती अर्जुनियम और दूसरा है 10 कुमार चरित्रम। देखिए पल्लव का कुछ योगदान भी है। क्या योगदान है पल्लव का? पल्लव ने दक्षिण भारत की जो संस्कृति थी या भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। कहाँ किया? तो बोलेंगे आसियान कंट्री में। तो भारतीय संस्कृति है, ये गई है दक्षिण भारत में। यहाँ पे देखेंगे आप तो श्रीलंका तो दिखेगा आपको, अंडमान निकोबार, और ऐसे करके आपको क्या दिखाई देगा, तो सुमात्रा और जावा दिखाई देंगे। यहाँ से संस्कृति गई है, दक्षिण भारत से संस्कृति गई। कहाँ गई? कंबोडिया, बोलेंगे इसके बाद थाईलैंड, जावा, और वहां भी मंदिरों का निर्माण हुआ। भारतीय संस्कृति अर्थात महेंद्र बर्मन शैली या फिर नंदी बर्मन शैली, जो शैली थी दक्षिण भारत में पत्थरों को काट के मंदिर निर्माण की, तो वहां भी मंदिर आपको दिखाई देंगे, पत्थरों के मंदिर। और भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ, ट्रेड भी होता था इंटरनेशनल लेवल का। साथ साथ में ऐसे बहुत से जो पत्थरों के मंदिर आपको दिखाई देंगे, ये उत्तरी श्रीलंका में दिखाई देते हैं, उत्तरी श्रीलंका। तो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में पल्लव का अहम योगदान है। और पल्लव के समय और क्या घटना घटी है? तो पल्लव के समय जो घटना घटी है, अलवार और नैनार संतों का जन्म। अलवार और नैनार ये कौन है? तो वैष्णव संत हैं और शैव संत हैं, जो भक्ति आंदोलन है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पुराने वाले वीडियो में। भक्ति आंदोलन 7वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन उदय हुआ था, तो पल्लव वंश के ही समय हुआ था। पल्लव वंश के ही दरबार में बहुत बड़े बड़े संत रहते थे। तो इसी में अलवार संत और नैनार संत। नैनार कौन है? शैव धर्म से संबंधित हैं, ये शैव संप्रदाय को मानने वाले संत हैं, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले संत हैं। और ऐसे संत दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर गए और धीरे धीरे भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। 12वीं 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी तक लगातार होते गए। एक से एक जो महान संत पैदा हुए, जन्म हुए, उनका जन्म भारत में हुआ। जैसे रैदास से लेके कबीर हो, गुरु नानक हो, फिर चेतन महाप्रभु हो, शंकर देव हो, इन सब पे प्रभाव पड़ा था यही अलवार और नैनार संतों का। तो भक्ति आंदोलन का जन्म पल्लव के समय हुआ और भारत की संस्कृति का प्रचार आसियान कंट्री में हुआ, श्रीलंका में हुआ। इसके साथ साथ मूर्ति, काफी सारी सुंदर सुंदर मूर्ति बनी जिसकी आज भी चोरी होती है और वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रियों में बेचे जाते हैं। खैर खैर यही है पल्लव वंश के बारे में, कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक छोटा सा नॉलेज चाहिए कि हाँ एक राजवंश हुआ करता था दक्षिण भारत में। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए तब तक के लिए।